पिछले क्लास में हम लोग यह सीख रहे थे कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों करता है, और कार्बन इतने सारे कंपाउंड का जो फॉर्मेशन करता है यही इसका कहलाता है यूनिक नेचर। तो उसमें केवल हम लोग एक बात देखे थे कि कार्बन का टेट्रा वैलेंसी होता है। टेट्रा वैलेंसी के कारण इतना कंपाउंड बनाता है। इसका जो दूसरा रीजन है वो लिखिए। लिखेंगे, इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड के अंतर्गत दो आता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। विथ कार्बन एटम एंड विथ other elements. Hence it form a large number of organic compounds। जैसे देखो, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। और यह सिर्फ कार्बन के साथ ही नहीं बल्कि बाकी एलिमेंट के साथ भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, हेलोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन कार्बन के साथ डबल, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बना रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल, कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बनाता है। लेकिन ऐसा काम दूसरा और कोई चार कोवैलेंसी वाला नहीं करता है। जैसे देखो, ध्यान देना इधर, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। इसका कन्फिग्रेशन लिखोगे आएगा 2 4 और इसका लिखोगे ये आएगा 2 8 4। इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है। इसकी भी कोवैलेंसी 4 होगी और इसकी भी कोवैलेंसी 4 होगी। दोनों ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 बॉन्ड बनाएगा, सिलिकॉन भी और कार्बन भी। कार्बन ये 4 बॉन्ड इतने तरीके से पूरा कर सकता है, कार्बन के साथ या अदर एलिमेंट्स के साथ। चार तरह से। लेकिन सिलिकॉन ऐसा नहीं कर पाता है। सिलिकॉन के साथ केवल और केवल सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड का भी निर्माण नहीं करता है। सवाल उठता है क्यों? ड्यू टू ए स्मॉलर साइज। कार्बन का साइज छोटा होता है और सिलिकॉन का साइज बड़ा होता है। यह सिलिकॉन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना नहीं पाता है। अब इसका प्रॉपर रीजन यदि समझना चाहते हैं तो आप इसको उतार लीजिए, तो हम आपको समझा देंगे। इसी के स्थान पर यदि हम कार्बन के फैमिली से ही यदि हम सिलिकॉन को ले लें तो सिलिकॉन भी ऐसा यदि करता तो सिलिकॉन भी बहुत ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता, लेकिन सिलिकॉन ऐसा नहीं कर पाता है। नहीं कर पाने का रीज़न एकदम सिंपल है, और ये बात समझने के लिए आपको 12th का बात समझना पड़ेगा। वो यदि आता होगा तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। मिटा दें इसको। मिटाओ। देखो इधर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कन्फिग्रेशन लिखेंगे आएगा 1s2 2s2 2p4। और सिलिकॉन का जब आप लिखेंगे तो ये आएगा नियन 3s2 3p 2p2 होगा, और यहाँ 3s2 3p2 ये होगा। अब आप देखिए, यदि हम इसको नोबेल गैस वाइज लिखें तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा हीलियम 2s2 2p2 3s2 3p2।
आपको नहीं लगता है कि बिल्कुल सेम है? दो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा तो ये एक्साइटेड होगा तो यही ऐसा हो जाएगा। इसी स्थिति में नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन 4 है और कोवैलेंस इसका कितना हो जाएगा? 4। लेकिन ध्यान रहे ये 2s है और ये 2p है। अब इसमें देखिए यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन शुरू में रहेगा, ये ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन है और ये एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन है। इसी में हम लोग यदि इसको बनाते हैं तो s में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन होगा, p में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और ये इसका ग्राउंड स्टेट। और जब एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे तो ये एक एक हो जाएगा और यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो जाएगी। किस स्टेट में? एक्साइटेड स्टेट में। अब देखो अंतर ये है कि ये 2s 2p है जबकि ये 3s और 3p है। आप सब लोग जानते होंगे कि 2p 3p 4p इसका मतलब हुआ सेकेंड ऑर्बिट का p सब सेल, इसका मतलब हुआ थर्ड ऑर्बिट का p सब सेल, इसका मतलब हुआ फोर्थ ऑर्बिट का p सब सेल। और हर एक p सेल का साइज अलग अलग होता है। अलग अलग ऑर्बिट के सब सेल का सेम सब सेल का साइज अलग अलग होता है लेकिन शेप नहीं चेंज करता है। मेरे कहने का यह मतलब है कि यदि 2p आप बना रहे हैं तो 2p का आकार यदि इतना बड़ा है तो निश्चित है कि 3p का आकार इससे बड़ा होगा, 4p का इससे भी बड़ा होगा। पहले आप यहाँ तक उतारिए। एक्चुअल में हम आपको कंपैरिजन करके इस एग्जाम्पल से ये समझाना चाह रहे हैं कि कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सब बनाता है लेकिन इसी ग्रुप का सिलिकॉन ऐसा क्यों नहीं कर पाता है। उसको समझने के लिए अंदर के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है, अंदर के एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है, तभी आपको यह बात समझ में आएगा, अदरवाइज आप इसको नहीं समझ सकते। यह बात आप जरूर जानते होंगे, केमिकल बॉन्डिंग में बताया गया था कि सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है और हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है और डबल बॉन्ड में एक पाई होता है जो लिटरल ओवरलैपिंग से बनता है और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होता है, दोनों का दोनों लिटरल ओवरलैपिंग से बनता है। एक्चुअल में सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है, जबकि पाई बॉन्ड हमेशा लिटरल ओवरलैपिंग से बनता है। सिंगल बॉन्ड में हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल में एक सिग्मा 1 पाई होता है और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होता है। अब इसी का कुछ कंसेप्चुअल बात यहाँ पर आएगा। एक्चुअल में कार्बन कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बना लेता है लेकिन सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है ड्यू टू बिगर साइज। अब काहे ऐसा होता है आप एक फिगर के थ्रू इस बात को आसानी से समझ सकते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो ध्यान से, हम एक कार्बन लेते हैं और यहाँ भी एक कार्बन लेते हैं। इस कार्बन का ये जो साइज है थोड़ा छोटा है, अभी इसको हम लोग px कहेंगे, इसको px कहेंगे। py यदि दिखाना होगा तो हमको थोड़ा ऊपर ना दिखाना पड़ेगा। तो ये दोनों यदि आपस में एक दूसरे के नज़दीक आए तो ये ओवरलैप कुछ इस तरह से करेगा, देखना तो। और आप याद कीजिए यहाँ पर पेयर्ड हो जाता था, कार्बन कार्बन के बीच इससे बनता था सिंगल बॉन्ड और ये वाला जो ओवरलैपिंग होता था, इस वाले ओवरलैपिंग को हम लोग कहते थे, ये जो ओवरलैप करता था इसी को हम लोग कहते थे पाई बॉन्ड। तो एक बना सिग्मा और एक बना पाई। अब एग्जैक्ट ऐसा ही, अब देखो यहाँ ध्यान दो, ये है px, ये है py और इसी में एक होगा pz जो कि इसके ठीक परपेंडिकुलर होगा, बोर्ड के ठीक परपेंडिकुलर। हम उसको इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड को नहीं दिखा रहे हैं, हम सिर्फ तुमको एक वो बता देते हैं कि एक पाई बॉन्ड कैसे बनता है, बाकी पाई बॉन्ड भी इसी तरह से बनेगा। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, इसको बोलेंगे px, इसको बोलेंगे py और जो जेड एक्सिस पर रहेगा उसको बोलेंगे pz। एक्चुअल में p में 3 ऑर्बिटल होगा ना, px, py और pz। तो हम हर एक कार्बन में 3 ऑर्बिटल बनाएंगे। हम 2 बना के सिर्फ आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड बनता है लेकिन सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच नहीं। तो ज़्यादा फिगर को हम डैमेज नहीं कर रहे, हम केवल 2 ऑर्बिटल से दिखा देते हैं। यहाँ पर यह काम हो जाता है, लेकिन जब यही काम करने के लिए तुम
सिलिकॉन के केस में आते हो तो क्या होता है सो देखो। पहले तुम एक काम करो, ये पूरा उतार लिया यहाँ तक, वो फिगर ड्रॉ करो तो ये परमिसिबल है, ये ऐसा होता है ड्यू टू स्मॉलर साइज। ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ p orbital of carbon atom। अभी जो केस आप पढ़ रहे थे वो था कार्बन का। जब इसी केस में हम लोग सिलिकॉन का देखते हैं तो सिलिकॉन के साथ क्या समस्या है उसको देखिए। सिलिकॉन में भी ऐसा ही होगा, ये एक सिलिकॉन है, ये दूसरा सिलिकॉन है, तो यहाँ भी px px, यहाँ भी py py होगा, तो ये रहा आपका py और यहाँ भी हो गया ये py। अब ये दोनों एक दूसरे को टच करेगा तो ये दोनों आराम से एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा। कौन कौन ओवरलैप करेगा? ये और ये। ऐसा यदि हुआ तो सिलिकॉन के साथ ये और ये इस तरह से ओवरलैप किया और सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच कैसा बॉन्ड बना बताइए? सिंगल बॉन्ड। लेकिन जब हम इसी का पाई बॉन्ड बनाने के लिए जाते हैं तो इसका साइज जो बड़ा हो गया है, इसका साइज जो बड़ा हो गया है तो इस बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और इस वजह से ये या तो ओवरलैप नहीं करेगा या फिर ये ओवरलैपिंग इतना पुअर होगा कि वो अपने आप डिसोसिएट कर जाएगा, टूट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम जो काम वहाँ पर कर देते थे वह काम यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो ये साइज़ था छोटा था P वाला और इसका यही साइज़ बड़ा हो गया है। तो बड़ा साइज होने के कारण सिंगल बॉन्ड तो बना, लेकिन यदि सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच डबल बॉन्ड बनाए तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसी वजह से सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है और जब डबल नहीं बनाया तो ट्रिपल का तो कोई बात होता ही नहीं है। यही रीज़न है इसका कि कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा लेकिन सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ नहीं बनाता है। अब देखिए, पिछला क्लास में जो आप पढ़े थे उसको याद कीजिए। आप पढ़े थे कि कार्बन की कोवैलेंसी 4 होती है और ये 4 कोवैलेंसी इसको आज्ञा देता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप को जोड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकें। लेकिन वो 4 तरीके से काम करेगा, लेकिन यह तो केवल एक ही तरीके से कर सकता है। सिलिकॉन हमेशा सिर्फ सिंगल बॉन्ड से ही जोड़ पाएगा, या बहुत जुड़ा तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। ट्रिपल बॉन्ड का तो ये केस फॉलो करेगा नहीं ड्यू टू बिगर साइज। इस वजह से कोवैलेंसी इसका 4 है, सिलिकॉन का भी, कार्बन का भी 4 है। बावजूद इसके कार्बन ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा ड्यू टू मल्टीपल बॉन्ड, लेकिन सिलिकॉन ऐसा नहीं करेगा। क्लियर हुआ ये चीज़? ये इसका दूसरा रीजन था जहाँ पर हम ये समझे कि कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब इसका तीसरा रीजन हम लोग समझेंगे। और तीसरा रीजन है, ये भी एक बेहद यूनिक नेचर है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। उतारिए इसको पहले। यहाँ पर हम सही का चेक मारे हैं, मतलब कार्बन के केस में ऐसा संभव है और यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ सिलिकॉन। ड्यू टू बिगर साइज। इसी वजह से कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, लेकिन सिलिकॉन कार्बन कार्बन के साथ सिंगल डबल ट्रिपल सब बनाता है, लेकिन सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ। अच्छा एक बात बताइए, इसको सिंगल बॉन्ड बनाने में भी कोई समस्या है? इसको सिंगल बॉन्ड बनाने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो सामने सामने तो टकरा ही जाएगा। दिक्कत होगा लिटरल ओवरलैपिंग में। अच्छा एक बात बताओ, अब इसमें जो अगला बात है ना, उसका भी थोड़ा कंसेप्ट तुमको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर साइज बड़ा है तो आपको नहीं लगता है कि इस दोनों एटम के बीच की दूरी ज़्यादा होगी और कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनेगा उसका दूरी कम होगा। इस स्थिति में कार्बन कार्बन यदि सिंगल बॉन्ड बनाए और सिलिकॉन सिलिकॉन यदि सिंगल बॉन्ड बनाए तो किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा?
कार्बन का। दैट्स रीजन कैटिनेशन का, यही रीजन है कैटिनेशन का। ये कैटिनेशन में क्या होता है, कैटिनेशन का प्रॉपर डिफिनीशन यह है कि कोई एलिमेंट, कोई सेम एलिमेंट का दो एटम या दो से अधिक एटम आपस में जुड़ जुड़ कर बड़ा बड़ा चेन का निर्माण करता है। और यह निर्माण इसी वजह से होता है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ना, इसका स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है अदर की तुलना में। तो इसका यदि तुम लंबा लंबा चेन बनाओगे तो ये बनता चला जाएगा, क्योंकि सब का सब बॉन्ड मजबूत है, सब आसानी से उसको पकड़े हुए है। लेकिन सिलिकन के केस में जब यही काम करेंगे ना तो 4 5 6 तक बनाइएगा, 7वां से देखिएगा वो अपने आप टूटना शुरू कर देता है, चूँकि वो सिंगल बॉन्ड उतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। तो रिलेटिवली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है बाकी किसी दूसरे सिंगल बॉन्ड से, इसी वजह से ऐसा होता है। क्लियर है? तो तीसरा नंबर लिखेंगे कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और सबसे पहले कैटिनेशन प्रॉपर्टी में कैटिनेशन को डिफाइन कर लेंगे। लिखेंगे कैटिनेशन इज द लिंकेज ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट to form a large chain। कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन सेम एलिमेंट का एटम जब आपस में जुड़ जुड़ कर लार्ज चेन का निर्माण करेगा तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। जैसे कार्बन कार्बन के साथ जुड़ रहा है, जुड़ता गया जुड़ता गया जुड़ता गया, ये लंबा लंबा चेन इस तरह से ये बनाता चला जाता है। और ये इसका यूनिक प्रॉपर्टी है, ऐसा सिर्फ कार्बन में ही होता है, दूसरे में इतना लंबा लंबा। यहाँ पर अनलिमिटेड कार्बन को तुम जोड़ सकते हो, तुम जितना कार्बन जोड़ सकते हो जोड़ जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो टूटता नहीं है। क्योंकि कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड होता है उसका स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप इसको लिख लीजिए, जो चेन बनाया हुआ है इसमें 10-20 कार्बन जोड़ दो चेन में। अब देखो सुनो इधर, अब इसमें ध्यान दो, इधर इधर देखो क्यों ये लार्ज वेराइटी में कंपाउंड बना देता है। एक तो लार्ज चेन बनाएगा, अब बीच बीच में यदि डबल ट्रिपल जोड़ते गए तो हर बार डिफरेंट कुछ ना कुछ मिलता चला जाएगा। इतना बड़ा चेन में कोई यहाँ डबल बना दिया, कोई यहाँ बना दिया, कोई यहाँ बना दिया, सब अलग अलग कंपाउंड बन जाएगा, क्योंकि सब जगह डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है वह डिफरेंट है। वो सब आगे बताया जाएगा कि उसका नाम क्या होगा या जो भी है लिखेंगे।
अब यहाँ जो बातें लिखी गई है उस बात को थोड़ा देख लीजिए और समझ लीजिए। लिखा हुआ है कि कैटिनेशन इज द लिंकेज ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म ए लार्ज चेन। कैटिनेशन क्या है? सेम एलिमेंट के एटम का आपस में जुड़ कर एक लार्ज चेन बनाने का प्रक्रम या प्रॉपर्टी ही क्या कहलाता है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। जैसे कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के साथ जुड़ता हुआ चला गया है। अब ये होता क्यों है और कहाँ होता है? कैटिनेशन मोस्ट अकर्स इन कार्बन एटम विच फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड विथ कार्बन कार्बन एटम। कैटिनेशन सबसे ज़्यादा होता है कार्बन एटम में, जहाँ पर कार्बन कार्बन एटम के बीच कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? कोवैलेंट बॉन्ड का। और आगे लिखा हुआ है कि इट इज़ ड्यू टू रिलेटिवली ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड which is responsible for the formation of large chain and different structures. It is unique nature of carbon. और अभी तुरंत हम बताए थे कार्बन कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड बनता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला होता है। सिलिकॉन ऐसा नहीं कर पाता। ये रीजन पीछे बता दिया गया था कि इसका स्ट्रेंथ क्यों मजबूत होता है, ड्यू टू स्मॉलर साइज। ठीक है, उतारिए इसको। क्या हुआ? देखिए, कार्बन सिलिकॉन डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन सिलिकॉन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है। लेकिन आप ये बताइए कि कौन ज़्यादा मजबूत होगा? कार्बन कार्बन के साथ। ये यदि बनाइएगा भी तो 2-4 एलिमेंट तक बनेगा, उसके बाद अपने आप ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। और ये थोड़ा मुश्किल है बनाना। कारण है कि कार्बन का तो साइज छोटा है लेकिन सिलिकॉन का साइज बड़ा है, इस वजह से ऐसा होता है। जैसे देखो, सल्फर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, सल्फर का साइज बड़ा होता है, ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है। तो एक आध गो बॉन्ड बना लोगे लेकिन लगातार चाहोगे बनाना, ये पॉसिबल नहीं है। ये ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है, आप इसको ऐसे समझिए कि यदि कार्बन के बीच में हम यदि सिलिकॉन जोड़ दें, ठीक है, अब देखिए इसमें क्या गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड अच्छा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन कार्बन सिलिकॉन के बीच का बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बनेगा, बॉन्ड बनेगा लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर कहीं सिलिकॉन जोड़ दिए, फिर स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपको नहीं लगता है कि बार बार आप इसमें दरार डालने का प्रयास कर रहे हैं, और यदि ज़्यादा लंबा चेन बनाए तो ये अपने आप टूट जाएगा। तो पहला बात ये हुआ कि वहीं पर टूट के रह गया, तो ज़्यादा लंबा लंबा चेन तो बन नहीं पाएगा, जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है वो दिखा नहीं पाएगा। दूसरा, आप ये कहें कि सर इसमें डबल बॉन्ड यदि बना दे तो चलिए कोई बात नहीं, बना के देखते हैं। यहाँ पर ये वाला जो ऑर्बिटल होगा इसका साइज छोटा होगा, और आप चाहें तो यहाँ पर इसको ओवरलैप करा के आसानी से डबल बॉन्ड का निर्माण करा सकते हैं। लेकिन इस केस में ये कुछ ऐसा होगा। अब आप ही बताइए कि ओवरलैपिंग का जो चांस है यहाँ पर वो कैसा है? बहुत अच्छा है या बहुत ख़राब है? ये तो सिलिकॉन सिलिकॉन से भी ख़राब है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसका साइज छोटा है, लेकिन बहुत मतलब लो क्वांटिटी में ये ओवरलैप करता है। और यदि डबल बॉन्ड बनाएगा भी तो वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम टेम्परेचर पर ये काम होगा, और यदि नॉर्मल टेम्परेचर पर लाएंगे तो ये अपने आप डिसोसिएट कर जाएगा, टूट जाएगा। और जैसे ही डिसोसिएट करेगा तो लंबा चेन का निर्माण पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका रीज़न यही है। क्लियर है आपका? तो ये था कैटिनेशन। हाँ, तो ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इट फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। लिखिए नीचे रो देखिए। अभी हम देखिए, हम हर पॉइंट पर यही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर कार्बन इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों करता है। हम 3 पॉइंट समझे। ड्यू टू टेट्रा कोवैलेंसी, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा। ड्यू टू मल्टीपल बॉन्ड विथ कार्बन कार्बन एटम, डबल ट्रिपल, उसमें हम ये देखें कि वो अलग अलग तरह से कितना तरह से बॉन्ड का निर्माण कर सकता है। और फिर देखें तीसरा, ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी में हम देखें कि ये लंबा लंबा चेन का निर्माण कर सकता है। अब इसका जो चौथा बात है वह है, लिखिए तो, इट फॉर्म इट कैन फॉर्म, कौन नंबर कौन सा होगा ये? 4 नंबर। लिखेंगे इट कैन फॉर्म
rings of different size. It can form rings of different size. इसका क्या मतलब है? देखो इधर, कार्बन कार्बन के साथ जुड़कर ना रिंग का निर्माण करता है, ऐसा। ये डिफरेंट साइज के रिंग का निर्माण करता है कुछ इस तरह से, 6 कार्बन का, 5 कार्बन का। तो ये जितना कलाकारी है ना सब इसके पास। सिलिकॉन ऐसा नहीं कर पाता है। सिलिकॉन ऐसा इसलिए नहीं करता है कि उसका सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच का बॉन्ड सिंगल होता है। रिंग जैसे ही बनेगा तो रिंग में ऐसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, मतलब स्ट्रेन होता है, मतलब ये हम ये बोल रहे हैं जहाँ पर जैसे रिंग बनेगा तो एंगल बनेगा ना वहाँ पर, तो ये जो बॉन्ड एंगल का स्ट्रेन है वो इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि वो रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच रिंग का फॉर्मेशन कर लेता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड जो होता है वह मजबूत बॉन्ड होता है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो ऐसा काम दूसरा नहीं करता है, लेकिन ये करता है। इस वजह से कार्बन लार्ज नंबर में ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। हम कह सकते हैं ड्यू टू दिस कार्बन फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, दैट इज ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। नीचे ये सारा फोटो बनाइए। इसको हम लोग एंगल स्ट्रेन बोलते हैं, ये आगे आपको बताया जाएगा। इसको बोलते हैं हाई एंगल स्ट्रेन। जितना भी रिंग होता है उस सब में हाई एंगल स्ट्रेन होता है, एंगल का तनाव बहुत ज़्यादा होता है। इसी केस में तुम यदि ऐसा बनाओगे ना, सिलिकॉन 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 के साथ जुड़ गया, ये नहीं बनेगा लेकिन ये बनेगा। क्या ये इसको यूनिक नेचर का नहीं बनाता है? आप ये लिख देना सिलिकॉन वाला केस। अच्छा, इसका हम बार बार कंपैरिजन क्यों सिलिकॉन से कराते हैं? क्योंकि इसके फैमिली का एलिमेंट है और इसी का कोवैलेंसी 4 होता है सिलिकॉन का। देखो, अब वैसा कोई एलिमेंट ले लें जिसका कोवैलेंसी 3 होता है, उससे कोई कंपैरिजन है इसका? जिसका कोवैलेंसी 2 होता है उससे तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। चूंकि कोवैलेंसी 2 है वो तो तय है कि वो कम कंपाउंड बनाएगा। तो बराबर कोवैलेंसी पर सिलिकॉन है, सिलिकॉन के साथ हम इसको आराम से इक्वेट कर पाते हैं। और चूंकि सेम फैमिली का भी है, एक जैसा नेचर भी रखता है, कुछ कुछ नेचर तो दोनों का मिलता भी है। लिखेंगे नीचे ड्यू टू दिस कार्बन फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक नहीं, कंपाउंड्स लिख दीजिएगा। ऑर्गेनिक तो कार्बन है तो बनाएगा ही। ड्यू टू दिस कॉमा कार्बन फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। और इसका लास्ट बात है 5वां नंबर। शुरू करें लिखाना? क्या रिंग सारा बना लिए? देखिए, ये जो है ना आइसोमेरिज्म शो करता है। एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ना कई तरह के स्ट्रक्चर का ये निर्माण करता है, जिसको हम लोग आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे आगे, पढ़े भी हैं और पढ़ेंगे भी आगे। तो लिखेंगे द फेनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म exhibited by organic compound the phenomena of isomerism exhibited by organic compounds carbon form a large number of organic compounds. The phenomena of isomerism exhibited by organic compounds, carbon form a large number of organic compounds. अब इसका आप एक एग्जाम्पल देखें तो आपको अपने समझ में आ जाएगा कि ये लार्ज नंबर में ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण कैसे कर देता है। आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा सा बताए थे ना? क्या बताए थे? हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड होता है।
हम एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख रहे हैं और वो फार्मूला है C4H8। देखो इधर 1 2 3 4 4 कार्बन जोड़ दिए, यहाँ पर हम एक डबल बॉन्ड जोड़ देते हैं, फिर 4 कार्बन जोड़ दिए, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड जोड़ देते हैं। क्या ये दोनों डिफरेंट चीज़ हुआ या नहीं? डबल बॉन्ड का पोजीशन बदला, डिफरेंट है ये। अब आप इसमें हाइड्रोजन जोड़ के देखिए। अच्छा, इसी में हम ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं, बताइए ये एक डिफरेंट कंपाउंड है या नहीं? लेकिन इसमें यदि हम ऐसा करें तो ये डिफरेंट नहीं है, ये डिफरेंट नहीं है। यदि हम ऐसा करें तो ये डिफरेंट नहीं है, क्योंकि जो नाम इसका होगा वही नाम इसका होगा, वही नाम इसका होगा, बस ये घुमा फिरा के लिखा हुआ है। तो ये करें या फिर हम ये कर दें तो ये एक डिफरेंट बात है, और यदि हम ये करें तो भी एक डिफरेंट बात है। कहीं भी कार्बन जोड़ दें, यहाँ यहाँ या यहाँ। अभी हम टोटल 5 कंपाउंड बनाए हैं, 1 2 3 4 5। कार्बन सब में ना 4 है, बोलिए हाँ या ना? हाइड्रोजन अब देखिए 2 3 4, कितना हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ेंगे हम? 3 3 2 5 6 2 8। बताइए C4H8 हुआ या नहीं? यहाँ देखिए 3 4 5 3 8। देखो कार्बन को बोले थे ना हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, कोई भी कार्बन चेक कर लीजिए, सब 4 बॉन्ड बनाया है, चाहे वो चारों का चारों सिंगल बनाए या बीच में एक डबल 2 सिंगल है, या जो भी तरीका है। यहाँ जोड़िए, यहाँ पर कितना जोड़ सकते हैं? 3, यहाँ एक भी नहीं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, 3 3 6 2 8। C4H8 ये भी हुआ। ये देखो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, C4H8 ये भी हुआ। यहाँ पर आप 2 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं और यहाँ पर 3 जोड़ सकते हैं। 3 1 4 2 6 2 8। आपको नहीं लगता है कि ये सारा का सारा C4H8 है? अब बताइए एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से इतना इतना कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, आप समझते हैं ये कितना कितना कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा? यदि हम कार्बन की संख्या बढ़ाने लगें तो ये इतना ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा जिसको 10 साल 20 साल में पढ़ पाना संभव नहीं है। इसीलिए ये लार्ज वेराइटी में, लार्ज क्वांटिटी में ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है ड्यू टू आइसोमेरिज्म। ये भी इसका एक मेन रीजन है। अब ये सारा एग्जाम्पल उतार लेंगे। ये था कार्बन का यूनिक नेचर। इस सब में तुम्हारा मन हो तो तुम हाइड्रोजन को दिखा सकते हो, तो ये काम आप घर पर कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा चलेगा ना, हाइड्रोजन जोड़ना बार बार। ये हाइड्रोजन कब जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा इसके बारे में भी आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बताया जाएगा आगे। एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दें, इसमें काहे नहीं जोड़ें? वो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है। अरे ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है। अब आप घर पर जाके चेक कर लीजिएगा कि सारा का सारा कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है या नहीं, और सबका स्ट्रक्चर C4H8 है या नहीं। तो बताओ एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से 5 बना, थोड़ा सा बड़ा कर दें तो 20-25 बनने लगता है। ये सब बात आपको आइसोमेरिज्म में समझाया गया था, फिर आगे आएगा तो समझाया जाएगा। तो यही रीज़न है कि कार्बन यूनिक नेचर का एलिमेंट है और इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, सुनो ध्यान से, जो बात हम बोल रहे हैं उसको थोड़ा गौर करना। हम लोग कह सकते हैं कि आफ्टर सिंथेसिस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ड्यू टू यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, it became necessary to study
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज ए सेपरेट ब्रांच। इतना ज़्यादा बड़ा संख्या में कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ कार्बन के यूनिक नेचर के कारण, तो इस सब को स्टडी करने के लिए हमको साइंस का एक स्पेशल ब्रांच चाहिए, जिस ब्रांच को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अब जाके ये मेनली स्टार्ट होगा। बात समझ में आ रही है? नीचे एरो देंगे और लिखेंगे। अब ये सारा यूनिक प्रॉपर्टी समाप्त हो गया है, ये सब कुछ समाप्त हो गया है। नीचे नोट करके ये बात आप लिख लीजिए, लिखेंगे आफ्टर सिंथेसिस ऑफ a large number of organic compounds due to unique nature of carbon, it became necessary to study organic chemistry as a separate branch। अब समझ में आया कि हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सेपरेट ब्रांच में पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। यही इसका रीजन है। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए, सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स क्या है, ये एक छोटा सा बात है। और आप जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स क्या है। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन सोर्स है वह एनिमल और प्लांट है, जीव जंतु और पेड़ पौधा। पेड़ पौधा से आपको ग्लूकोज मिलता है, स्टार्च मिलता है, शुगर मिलता है। दिस ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एनिमल, यदि आप मांस मछली खाते हैं तो विटामिन्स मिलता है, फैट्स मिलता है, जिलेटिन मिलता है। ये सब आता है हम लोग को लिविंग थिंग, ये एनिमल्स है। उसके बाद पेट्रोलियम और कोल, यह भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन सोर्स है, जो नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आता है। और बाकी जो है वह है सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है जिसका निर्माण लैब में किया जाता है। और जानिए, आप जितने चीज़ों का यूज करते हैं ना, उसमें करीब 90% ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है जो सिंथेटिक है, जिसका निर्माण लैब में किया जाता है। जैसे आप मोबाइल का यूज़ करें, मोबाइल का कवर, मोबाइल का जो एक्सटर्नल प्लास्टिक यदि कुछ है, यूरिया, हाँ यूरिया भी एक यूरिया नेचुरल भी पाया जाता है। यूरिया नेचुरल पाया जाता है प्लांट से, ठीक है। यूरिया को आप बना भी सकते हैं। तो इस सब कुछ का जो यूज कर रहे हैं वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत आता है। ये सब देखो, पॉलिस्टर है, ये अम्ब्रेला जो है पॉलिस्टर है। ये सब आपको बताया जाएगा कि ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, ये एक छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद अब टर्म आ जाएगा हाइड्रोकार्बन, फिर आ जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये सब जब हम लोग पढ़ लेंगे तो आएगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, कि कैसे हम इसको स्ट्रक्चर के रूप में दिखाते हैं। फिर आ जाएगा यूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो थोड़ा लंबा चलता है। फिर आएगा आइसोमेरियम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर आ जाएगा रेजोनेंस, फिर आएगा रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, बस यही सब। और उसके बाद जाके स्टार्ट होगा 12th का पार्ट। डायरेक्ट 12th का पार्ट में आपको अभी हवा नहीं लगेगा। ऐसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आप 11th में पढ़े थे, वहाँ से ज़्यादा डिटेल में यहाँ बताया जा रहा है। आप ज़रा एक बार मैच करा लीजिएगा वहाँ जाके। तो आइए रेगुलर देखते हैं।